हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फ्रेंच पार्लियामेंट। लास्ट सेशन में हमने फ्रेंच पार्लियामेंट की फीचर्स की एंड आज हम फ्रेंच पार्लियामेंट की कंपोजिशन ऑफ नेशनल असेंबली करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल असेंबली है क्या? जो नेशनल असेंबली है फ्रेंच पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, जिसका ओरिजिन कब होता है? इसका ओरिजिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में होता है, जब 1789 में जब थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, वो मेंबर्स आपस में मिलते हैं और वो अपने आप को असेंबली डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो ट्रेडिशन बन गई कि इसको जो लोग हैं वो डायरेक्टली खुद इलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद वहां पर जो नेशनल असेंबली है इसका ओरिजिन हो जाता है। तो नेशनल असेंबली है इसका ओरिजिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में होता है, जब 1789 में फर्स्ट टाइम नेशनल असेंबली बनी थी। तो इसको लोअर हाउस कहते हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव है, इनको लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। जो 18 इयर्स एंड अबव हैं उनको वोट देने का राइट है। इस तरह लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव है खुद इलेक्ट करते हैं। इसके लिए जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को 1 लाख पॉपुलेशन के अगेंस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव है, इसको इलेक्ट किया जाता है। लेकिन किसी किसी एरिया में जो प्रोपोर्शन इंक्रीज भी हो जाता है, डिक्रीज भी हो जाता है। अप्रोक्सीमेट 1 लाख रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये होगी नेशनल असेंबली की बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ कंपोजिशन ऑफ नेशनल असेंबली। जो नेशनल असेंबली है इसकी कंपोजिशन कैसी है, इसमें कितने मेंबर्स हैं? तो नंबर ऑफ डिप्टीज, वहां पर फ्रांस में जो मेंबर्स होते हैं मेंबर्स को डिप्टीज कहते हैं। तो वहां पर कितने डिप्टीज हैं? वहां पर 577 मेंबर्स हैं, वो इलेक्ट किए जाते हैं। तो 577 members are elected via first past the post, मीनिंग जैसे इंडिया में वोट होती है, इंडिया में हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कैंडिडेट को ही इलेक्ट किया जाता है एंड जो आम पर्सन हैं वो पर्सन एक कैंडिडेट को ही वोट डालते हैं, उसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट वोटिंग सिस्टम। वहां पर भी ऐसा ही सिस्टम प्रिवेल करता है। इस वोटिंग के थ्रू 2 बैलेट सिस्टम में इलेक्शन की जाती है, जिसका मीन क्या है कि फर्स्ट टाइम वोट होगी, फर्स्ट टाइम वोट होती है अगर किसी भी कैंडिडेट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना मिले। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मीनिंग क्या होता है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में होता है जब एक कैंडिडेट को 50% प्लस 1 वोट मिलती है, तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अगर फर्स्ट राउंड में किसी भी कैंडिडेट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो जो सिंपल मेजॉरिटी है जिसमें सबसे ज्यादा 2 कैंडिडेट्स हैं, जिससे ज्यादा वोट मिली है, उनको ही सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद सेकंड राउंड है वो होता है और इसमें जिस कैंडिडेट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलती है उसी को ही इलेक्ट किया जाता है, जिसमें फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट इलेक्शन मेथड है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए। इसके लिए 2 बैलेट सिस्टम है। इस तरह ये 2 सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू कैंडिडेट्स इलेक्ट किए जाते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है? इंडिया में 2 बैलेट सिस्टम नहीं है। इंडिया में क्या होता है, अगर किसी कैंडिडेट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिल रही, सिंपल मेजॉरिटी भी मिल गई, हम उसको विनर डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन वहां पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का होना कंपल्सरी है, चाहे इसके लिए 2 राउंड हो, 2 बैलेट सिस्टम है, वो भी प्रिवेल करता है। इस तरह वहां पर इन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है इन अ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाया यूनिवर्सल सफरेज, मीनिंग वहां के जो यूनिवर्सल 18 इयर्स प्लस अबव मेंबर्स हैं वो वोट देते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एरिया में सिर्फ एक ही मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। इस तरह जो वोटिंग सिस्टम हो गया और जो वोटिंग में अगर मेजॉरिटी ना मिली तो 2 बैलेट सिस्टम हो गया। तो इस तरह मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है एंड इसमें एक प्रोविजन भी है। जब हमने फ्रेंच पार्लियामेंट की फीचर्स की थी, इसमें किया था
अल्टरनेट कैंडिडेट, जिसको सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट भी कहा जाता है। तो इस तरह जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें एक रिप्लेसमेंट कैंडिडेट है, इसको भी इलेक्ट किया जाता है एट द सेम टाइम, जिसको अल्टरनेट डिप्टी कहा जाता है, जिसको डमी कैंडिडेट, अल्टरनेट कैंडिडेट, सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भी कहा जाता है। जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई सीट वेकेंट होती है, जो मेंबर है वो रिजाइन दे देता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो इस केस में उस मेंबर को ही रिप्लेस कर लिया जाता है, दोबारा से इलेक्शन नहीं होती है। तो जी होगी नंबर्स ऑफ डिप्टीज एंड देयर इलेक्शन। आफ्टर दैट क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, जो भी नेशनल असेंबली का मेंबर्स बनना चाहते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम एज 23 इयर्स होनी चाहिए, और कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपनी मिलिट्री सर्विस है इसको कंप्लीट किया होना चाहिए। अगर मिलिट्री सर्विस कंप्लीट की है तभी वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, एंड वो फ्रांस का ही सिटीजन होना चाहिए और वहां पर ही कम से कम लास्ट 10 ईयर से रह रहा हो, तो वो फ्रांस का कैंडिडेट होगा और उसको सभी सिविल राइट्स मिले होंगे, तभी जाकर वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। एंड वहां पर कुछ क्राइटेरिया भी है जिसको कहा जाता है नॉन एलिजिबल क्राइटेरिया, जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं बन सकते, जो कन्विक्ट्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, बैंकरप्ट्स होते हैं, अदर डिप्राइव्ड ऑफ देयर सिविल राइट्स, मीन जिनको सिविल राइट्स से डिप्राइव किया गया है क्योंकि उन पर कोई केस चल रहा है, उन पर्संस को नॉन एलिजिबल कहा गया है, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते हैं, एंड उन्होंने कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो होल्ड ना किया हो, एंड उन्होंने स्टेट एड है इसको रिसीव ना करते हो, किसी नेशनल एम्प्लॉय के मेंबर नहीं होने चाहिए। तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको भी नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए नॉन एलिजिबल कहा गया है। तो इस तरह ये सभी नॉन एलिजिबल हो गए, एंड ये एलिजिबल क्राइटेरिया हो गया जो सिंपली जो फ्रांस का कैंडिडेट है, जो फ्रांस का सिटीजन है, जिसको सिविल राइट्स मिली है, मिनिमम एज 23 इयर्स है, मिलिट्री सर्विस देकर आया है, उसी को ही क्वालिफाइड कैंडिडेट कहा जा सकता है। नाउ टेन्योर ऑफ द नेशनल असेंबली, जो नेशनल असेंबली है इसका टाइम पीरियड कितना है, इसको इलेक्ट किया जाता है फॉर 5 इयर्स इफ नॉट विद स्टैंडिंग अ डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, क्योंकि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है। अगर नेशनल असेंबली को डिसॉल्व ना किया जाए तो इसका टाइम पीरियड 5 इयर्स के लिए है। सो प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ओनली एंड ओनली आफ्टर 1 ईयर। ये लिमिटेशन इंपोज कर दी कि प्रेसिडेंट न्यूली इलेक्ट नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता कम से कम 1 ईयर के लिए। जब उसका टाइम पीरियड 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही क्या होती है, वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। तो ये हो गया टेन्योर। नाउ सेशंस ऑफ द नेशनल असेंबली, जो नेशनल असेंबली है इसकी कितने सेशंस होते हैं, तो इसके 2 ऑर्डिनरी सेशंस हैं। जो एक सेशन क्या जाता है बजट सेशन, जो अक्टूबर में स्टार्ट होता है और दिसंबर तक चलता है, और उसके बाद सेकंड होता है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन सेशन, जिसमें जो अप्रैल के लास्ट वीक से स्टार्ट होता है, जिसको कहा गया है 3 मंथ से ज्यादा उसको नहीं कंटिन्यू किया जा सकता। इस तरह वहां पर 2 सेशंस होते हैं। तो जो ऑर्डिनरी सेशंस हैं जिसमें पहले बजट के रिगार्डिंग डिस्कस की जाती है, बाद में क्या किया जाता है, जो लेजिस्लेशन लॉ मेकिंग की प्रोसेस है, इसमें बिल्स हैं वो बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, पास किए जाते हैं। एंड इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन है, इसको भी कन्वीन किया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट चाहे, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल और एडवाइस के बाद, एंड जो इसके मेंबर्स हैं 1/10 मेंबर हैं, अगर वो कहें कि इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन होना चाहिए तो इसको भी कन्वीन किया जा सकता है। एंड सैलरी एंड प्रिक्विजिट्स ऑफ द मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं इनको अच्छी सैलरी दी जाती है, तो इनको पर मंथ 7043 यूरो दिए जाते हैं। इसके अलावा ऑफिस एक्सपेंसेस हैं वो दिए जाते हैं अप्रोक्सीमेट
5867 यूरो और 5 एम्प्लॉइज हैं, इनका एक्सपेंसेस दिया जाता है 8949 यूरो। इस तरह ऑफिस एक्सपेंसेस हैं जब पर मंथ बेसिक है वो सैलरी इनको दी जाती है। एंड इनको बहुत सारे प्रिकॉशंस जो पर्क्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, बेनिफिट्स हैं वो भी दिए जाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन होगी। अगर किसी मेंबर को 10,000 से कम यूरो मिलते हैं तो उसको अकोमोडेशन दिया जाता है, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन फंड, इस तरह प्रिकॉशंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। देन प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं इनको क्या क्या प्रिविलेजेस दी गई हैं, तो इनको कहा गया है कि प्रोहिबिशन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ एक्शन। मीनिंग क्या हो गया कि जो कैंडिडेट्स हैं इनको पूरी की पूरी फ्रीडम दी गई है, जी स्पीच भी कुछ कर सकते हैं, अगर जी कुछ अपने व्यूज है एक्सप्रेस करते हैं उसके अगेंस्ट इनको आर्बिट्रेरी मैनर से अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो जो सेशन चल रहा है, सेशन के 40 डेज पहले और 40 डेज बाद और सेशन की बिटवीन जो मेंबर्स हैं इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी जी कहते हैं, अगर सिविल केस चल रहा है इस रिगार्डिंग इनको अथॉरिटी, इनको फ्रीडम दी गई है, इसीलिए इनके कंडक्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं पोज की जा सकती, जी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज ब्यूरो ऑफ नेशनल असेंबली, मीन्स पार्लियामेंट में अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों में एक ब्यूरो है। जो ब्यूरो क्या है, नेशनल असेंबली का ब्यूरो असेंबली की जितनी भी फंक्शनिंग है इस फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है। सारे फंक्शंस ब्यूरो के थ्रू ही होते हैं। तो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस और 6 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 12 सेक्रेटेरिएट्स होते हैं, 3 क्वेस्टर्स होते हैं, जी सब मिलकर क्या करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर फाइनेंशियल अरेंजमेंट है हाउस का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो फंक्शनिंग है हाउस की उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। मीन नेशनल असेंबली की जितने भी फंक्शंस हैं वो इस ब्यूरो के थ्रू ही किए जाते हैं। तो इस तरह नेशनल असेंबली में जो ब्यूरो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली में जो इसका हेड होता है उसको कहते हैं प्रेसिडेंट। जैसे इंडिया में नेशनल असेंबली में जो सुप्रीम होता है, जो हेड होता है उसको हम स्पीकर कहते हैं, लेकिन फ्रांस में स्पीकर ना कहकर प्रेसिडेंट ही कहा जाता है। इस तरह जो हेड हो गया उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रेसिडेंट कह रहे हैं। तो इस तरह जी हो गई कंपोजिशन ऑफ नेशनल असेंबली। तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कंपोजिशन ऑफ सेनेट। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।